हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष मिश्रा जेपीआईसी की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने जो है वाष्पीकरण के कारण शीतलता के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग विसरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है विसरण क्या होता है। तो विसरण जब दो अलग अलग पदार्थों या दो अलग अलग पदार्थों के कण स्वतः ही आपस में मिलने लगते हैं या एक दूसरे में समाहित होने लगते हैं, तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। विसरण की प्रक्रिया कणों के बीच में खाली स्थान होने के कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर खाली स्थान नहीं होगा कणों के बीच में तो कोई उनके बीच में समाहित नहीं हो सकता। इसलिए विसरण की प्रक्रिया तब होती है जब उनके बीच में जो है खाली स्थान होता है। तब पहला हम देखते हैं कि द्रवों में विसरण। द्रवों में विसरण की प्रक्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। उनकी भौतिक प्रकृति के आधार पर उनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान के आधार पर जो है द्रवों में ठोस और गैस और द्रव तीनों का विसरण संभव होता है। क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रवों में के अणुओं में जो है रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। अगला आता गैसों में विसरण। जैसा कि आप जानते हैं तीनों अवस्थाओं में सबसे ज्यादा कंप्रेशन का जो प्रभाव पड़ता है वो गैसीय अवस्था में पड़ता है। इसका कारण सिर्फ इतना होता है कि गैस के जो कण होते हैं वो द्रव और ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, और जब ये अधिक दूरी पर होंगे तो इनके विसरण की दर अधिक हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि विसरण की प्रक्रिया जो है वो दो कणों के बीच में जितना ही अधिक रिक्त स्थान होगा उतना ही उसमें जो है विसरण की प्रक्रिया अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि गैसों में सर्वाधिक विसरण पाया जाता है, उसके बाद द्रव में जो है विसरण पाया जाता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं? जी, हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। उसकी पहली प्रक्रिया है, पहला जो स्टेप होता है कि हम किस प्रकार से करें। तो पहला है कि कणों के बीच की दूरी घटाने या बढ़ाने का। यदि हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उसके जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच की दूरी या तो बढ़ा दें या तो घटा दें। अगर बढ़ा देंगे तो वो अगर ठोस है तो द्रव में बदलेगा, और अधिक बढ़ाएंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा दूर है, नजदीक करेंगे तो द्रव में आएगा, फिर उसके और नजदीक कर देंगे ठोस में आएगा। दूसरी प्रक्रिया हमारी है कि जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा को या तो बढ़ा दें या तो घटा दें, या तो गतिज ऊर्जा को बढ़ा दें या तो घटा दें। तो गतिज ऊर्जा को घटाने हुआ बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा स्टेप है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में तब परिवर्तन किया जा सकता है जब उनके बीच के जो फोर्स कार्य करते हैं वो बढ़ जाए या तो घट जाए। उनके बीच के कणों के बीच के बल
घटाया या बढ़ाया जाए। ये हमारे तीन कारक हैं जो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो पहला कारक है कि उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ा या घटा दी जाए। दूसरा कारक है हमारा कि उनकी गतिज ऊर्जा को या तो गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ा दी जाए या तो गतिज ऊर्जा घटा दी जाए। तीसरा हमारा है कि जो कणों के बीच में फोर्स पाए जाते हैं, बल पाए जाते हैं, उनका बल या तो कमजोर कर दिया जाए या तो प्रबल कर दिया जाए। इस प्रकार से जो है हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कारक जो है इनको बढ़ाने या घटाने के लिए हमको दो चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला है ताप, या तो तापमान दे करके या तो दाब बढ़ा करके, या तो तापमान दे करके या तो दाब बढ़ा करके। तो तापमान दे करके किस प्रकार से हम इन तीनों अवस्थाओं में जो है, इन तीनों विधियों में जो है अवस्थाओं के परिवर्तन में भाग ले सकते हैं। तो देखेंगे जब हम ताप बढ़ाते हैं, जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ा देते हैं तो उनके अणुओं के बीच में जो गति होती है वो तेज हो जाती है और धीरे धीरे वो गति इतनी तेज हो जाती है कि उनकी जो गतिज ऊर्जा है उस पदार्थ की गतिज ऊर्जा से कहीं अधिक हो जाती है। और जब उस पदार्थ की गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाएगी तो वह अपनी जो अवस्था है उस अवस्था को पार करके अगली अवस्था को प्राप्त कर लेगा। या फिर किसी पदार्थ में गतिज ऊर्जा अधिक है, किसी पदार्थ की गति के कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिक है, तो अगर उसका तापमान हम धीरे धीरे कम कर दें तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी और अणु अधिक आसपास आएंगे और जैसे वो आसपास आएंगे उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा दाब है। दाब के द्वारा जब परिवर्तन किया जाएगा तो इनके अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी, फोर्सेस बढ़ जाएंगे और उनके बीच में गतिज ऊर्जा जो है कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। गैस है अगर तो द्रव में जाएगा, द्रव है तो ठोस में जाएगा, और जब दाब घटा लेते हैं तो वो ठोस है तो द्रव में जाएगा, द्रव है तो गैस में चला जाएगा। जैसे आप देखते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर दबा के रखते हैं तो वह जब ठोस अवस्था में प्राप्त होता है हम उसको शुष्क बर्फ करते हैं। अगर एक वायुमंडलीय दाब पर उसको रखा जाए, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को एक वायुमंडलीय दाब पर रखा जाए तो वह बिना ठोस से द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। हाई प्रेशर पर रखा हुआ CO2 ही क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। इस प्रकार से हमारा ये पहला चैप्टर जो कि अवस्थाओं में परिवर्तन, लास्ट हेडिंग थी इसकी, समाप्त हुई। आगे के जो हमारे प्रैक्टिस सेट है वो बुक के पीछे दिए जाते हैं, उनको हम लोग हल करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक, धन्यवाद।